जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसा हुआ आज का पेपर? स्माइल सेट 12 का पेपर आज आपने दिया है और जो 13वें लेसन भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पर आधारित था। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के पेपर में कुल 12 प्रश्न थे, 1 से 9 तक एक एक नंबर का। 10वां प्रश्न उसमें 3 बातें बतानी थी तो 3 नंबर का था, और 11वां और 12वां प्रश्न है वो 4-4 नंबर का था। और आपने अपना जो पेपर है वो अपने टेस्ट वाले रजिस्टर पर ही दिया होगा। अब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। दिन में आप टीचर स्टूडेंट की भूमिका में थे, अब आपको टीचर की भूमिका निभानी है और अपना मूल्यांकन खुद करना है और सीखना है उत्तर लिखने की बारीकियों को। हर चीज़ में कुछ न कुछ सीखने का है और मेरे इस तरीके में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को मान भी रहे हैं भी सर हमें इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सही रहा होगा, वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 दो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इकाई जरूर लिखनी है, नहीं लिखी तो नंबर काट लेना आधा, ठीक है, वरना आप अपने आप को 1 नंबर दीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिए, राज्य पूछा है तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। मैं चाहता हूं आप पहले पूरी बात लिखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और फिर बिहार को उसमें अंडरलाइन कर दीजिए। और 1 नंबर अगर आपका सही है तो नंबर दे दीजिएगा आप अपने आप को, क्योंकि आपको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा जो आपकी किताब के आंकड़े हैं उसके अनुसार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न आज आपका था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सेम वही बात उत्तर में आपको पहले लिखनी है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश को फिर अंडरलाइन करना है। ठीक है, आपको पता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अगर सही है तो गुड करते हुए 1 नंबर अपने आप को आप वहां पर दे दीजिएगा। एक बात आप अक्सर प्रश्न में पूछते हो, सर कौन सा हम ब्लू और ब्लैक कौन सा पेन। मैंने बहुत बार लिख दिया है ये बात, अगर आपको समझ में आ जाए। हम बोर्ड परीक्षा में ब्लू और ब्लैक दोनों या दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आप ब्लू से लिखते हो, ब्लैक से फिर मेन चीजों को अंडरलाइन करते हो, वो भी अच्छा है। बस आपको ये ध्यान रखना है भी आपका पेपर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कहीं टाइम आपको लग रहा है और आप पेन बदलने के चक्कर में रह जाओ तो ऐसा नहीं करना होता वहां। और प्रश्न संख्या 4 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आप लिखोगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो आपकी दी हुई है 121.01 करोड़ है। और अगर आपने सिर्फ 121 करोड़ लिखा है तब भी सही मानिएगा और 1 नंबर अपने आप को दे दीजिएगा। आगे बढ़े। 5वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। आपको अच्छे से पता है भारत में प्रथम जनगणना है वो 1872 में हुई थी। 1872 लिखते ही 1 नंबर दे दीजिएगा। आपको यही प्रश्न आता है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई, तो आपको 1872 लिखना है। वो अलग बात है भी उस टाइम संपूर्ण भारत में नहीं हुई थी, क्योंकि प्रथम पूर्ण जनगणना है वो 1881 से प्रारंभ हुई है। तो प्रश्न की भाषा देखिएगा, उस हिसाब से आपको यहां इस प्रश्न का उत्तर 1872 देना है आपको। छठा प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। आपको पता है पहला चाइना का है, भारत का दूसरा स्थान है। अगर आपका सही है तो 1 नंबर दे दीजिएगा अपने आप को। और 7वां प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। सबको पता है 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। 10 वर्ष लिख दिया है, 1 नंबर दे दीजिए अपने आप को।
और प्रश्न संख्या 8 बहुत अच्छा प्रश्न था। भारत में 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि रही, क्यों? तो 1 नंबर का है, तो आप लिखेंगे ऐसा किस वजह से हुआ? अकाल, महामारी और अन्न के अभाव में, यानी भोजन के अभाव में। तो अकाल, महामारी और अन्न यानी भोजन के अभाव में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि रही। तीनों नहीं, कोई 2 लिख दिए हैं तो भी आप अपने आप को सही माने, और 1 लिख दिया है तब आप अपने आप को एक बार आधा नंबर दें। नंबर काटने का इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे भी, जितनी बात संभव हो सकती थी उतनी हमें लिखनी चाहिए थी। तो अकाल, महामारी और भोजन की कमी के कारण ऐसा हो पाया भी 1911 से 1921 में जनसंख्या ग्रोथ है वो नेगेटिव रही। तो उस हिसाब से आप अपने आप की कॉपी जांचिए और नंबर दीजिएगा। अंतिम 1 नंबर वाला प्रश्न है कि किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या विकास में द्वितीयक जननांकिकीय विभाजन कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में है द्वितीयक, तो आप लिखेंगे वो द्वितीयक वाले का उत्तर है वर्ष 1951 को। तो वर्ष 1951 को भारतीय जनसंख्या विकास में द्वितीय जननांकिकीय विभाजन कहा जाता है। और अगर आपसे सिर्फ ये पूछता भी भारतीय जनसंख्या विकास में महान जननांकिकीय विभाजन किस वर्ष को कहा जाता है, तब आपका उत्तर 1921 होता। ध्यान दीजिए। और यहां पर एक चीज और बता दूं, 2 प्रश्न ये हो गए, एक बड़ा प्रश्न भी ये बनता है, आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाओं को समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो इस पेपर में नहीं है, ठीक है, आगे होगा, कभी ऐसा रिपीट हो सकता है प्रश्न। तो जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं आपसे पूछे तो इन चारों के बारे में, मंद वृद्धि काल, स्थिर वृद्धि काल, तीव्र वृद्धि काल और घटती वृद्धि का काल, इन चारों का आपने अच्छे से वीडियो बना हुआ है, देखा होगा। बहुत प्यारा प्रश्न ये भी एक बन सकता है 4 नंबर का। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न पर जो 3 नंबर का था, और कुछ बच्चों ने कमेंट करके कहा भी था कि सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया। समझ में क्यों आएगा भाई? क्योंकि हम उस तरीके से पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के लिए हमें टाइम कम मिलता है, बाकी फेसबुक, व्हाट्सएप और इधर उधर उल्टे पुल्टे कामों के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है। और अगर काश आपने वीडियो देखा होता और किताब खुली होती तो ये प्रश्न नहीं बनता था। टॉपिक दिया हुआ है 128 नंबर पेज पर कि जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप, स्थानिक यानी लोकेलिटी की बात हो रही है। इसमें आपको क्या देना था? आपको ये लिखना था भारत में जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप, और उसके आगे एक लाइन लिखनी थी, इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र। कितने क्षेत्र? 3 प्रकार के क्षेत्र, ये लिखना है। उसके बाद तीनों क्षेत्रों का नाम लिखना है। पहला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्र, दूसरा है, पूरी बात लिखेंगे आप, मध्यम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र, और तीसरा है कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। क्योंकि प्रश्न 1+1+1 इस आधार पर जांचना है आपको, और इस आधार पर ही, और बोर्ड में आया हुआ प्रश्न भी है ये, ठीक है, 3 नंबर का ही आया हुआ है। तो तीनों के नाम का आधा आधा नंबर हो गया, ठीक है। और अब आपको क्योंकि 3 नंबर का है तो इनके आगे उनका वर्णन भी करना है। वर्णन का मतलब मेन बातें आपको इसमें थोड़ी सी लिखनी है। जैसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र में आपको लिखना है भी इस अवधि में, यानी इसमें 30% से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को शामिल किया जाता है, जैसे दादर नागर हवेली और दमन दीव। मध्यम वाले में आप लिखोगे 20 से 30% जनसंख्या वृद्धि वाले इसमें शामिल है, जैसे बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। आपको क्या लिखना है? तो इसमें आप लिखेंगे भी 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले शामिल, उदाहरण दे दो 2-3। इसमें आप लिखेंगे 20 से 30% जनसंख्या वृद्धि वाले, 2-3 राज्यों के नाम लिख दो। फिर आता है कम जनसंख्या वृद्धि, यानी 20% से कम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें अपना राजस्थान भी आता है, आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हरियाणा है। उनमें से आप कोई 3-3, 4-4 राज्य, 2-4 राज्य आप लिखिए। तो यानी आप समझ गए, नाम लिखने थे और इनके आगे तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र में 2 लाइनें हो गई। एक तो आप ये लिखते हैं 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र इसमें शामिल है, जैसे दादर नागर हवेली और दमन और दीव, 2 लाइनें होगी। फिर इसी तरीके से 20 से 30% वाले और 2-3-4 राज्यों के नाम, और इसी प्रकार से कम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र। ये चीजें आपको इसमें लिखनी थी, लोकल, स्थानिक जो पैटर्न है उसके अंतर्गत।
किसके आधार पर? जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ के आधार पर, पॉपुलेशन ग्रोथ के आधार पर स्टेट पूरे इंडिया को 3 भागों में बांटा हुआ है। ये चीज इसमें बतानी है, इस हिसाब से ही कॉपी जांचेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, जो समझ है जिन बच्चों को जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनका कुछ सपना है, वो अच्छे से इस बात को समझेंगे मेरी और उस तरीके से। वरना कई तो मैंने तो नाम लिख दिए, मेरे तो तीनों सही थे, 3 लिख दो सर को 20 में से 20 आए, मेरे क्या फर्क पड़ता है? किसी के फर्क नहीं पड़ेगा, न मुझे, न आपके पेरेंट्स को, न स्कूल वालों को, किसी भी आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो कितना ही आपसे जुड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ता है। आप अपने लिए जवाबदेही हो। आप अपने आप से अपने अंतर्मन को समझाएं भी आप सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। हम सब जितने भी पेरेंट्स, टीचर्स, जो भी आपका भला चाहने वाले हैं, वो हम आपको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। वरना आप अपने हिसाब से पबजी खेलो, फेसबुक पे टाइम वेस्ट करो, कोई और ऊट पटांग वीडियो देखते रहो, टाइम पास करते रहो, उल्टी पुल्टी बातें लिखते रहो, गालियां देते रहो, टीचर को भी गालियां देते रहो। लेकिन एक दिन आपका भी आएगा, जब आपका अपना परिवार होगा और जब वो आपके साथ ऐसा करेंगे, तब आपको कैसा फील होगा। कभी आंखें बंद करके फुर्सत में कोई 10 मिनट अपने आप को जरूर दे दीजिएगा। ये बात 10वां प्रश्न कह रहा है भी 10 मिनट हम रोज अपने आप को दें भी हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ हमें जाना था। बाकी अच्छे बच्चे हैं, अच्छे परिवारों के हैं और वो समझ रहे हैं, इन चीज़ों को फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी, जो पारिवारिक रूप से वीक है, बड़ा दुख की बात है, ऐसे बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं। वो ऐसे दोष देते रहते हैं, हमारे तो ये समस्याएं हैं, रोने की आदत है तो रोते रहो। कुछ लोग रोते हुए अपनी जिंदगी पूरी कर देते हैं और कुछ लोग अपने अभावों को, अपनी कमियों को अपनी पावर बनाते हैं। और किस प्रकार से हम भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इकोनॉमिकली रूप से हम कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव प्लान करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। यही आपको एक दिन एक उस मुकाम पर लेके जाएगी जिस दिन आप दूसरों की सहायता करने वाले हो जाएंगे और अपने आप पर प्राउड फील करेंगे। कोई कहे न कहे, अपनी खुद की पीठ आप जरूर थपथपाएंगे, मन में वो उत्साह और खुशी आप में होगी। लेकिन बशर्ते आपको समझ में आए, क्योंकि अब आप दूध पीते हुए बच्चे तो हो नहीं, आप तो शाणे हो गए हो, आप अपने पेरेंट्स से भी शाणे हो गए हो, आप अपने टीचर से भी शाणे हो गए हो। तो कभी 10वां प्रश्न कहता है 10 मिनट दीजिएगा, कहीं ये बातें ही न रह जाएं अब की बार 90 पार। नहीं सर, मेरा तो 95 का प्लान है। प्लान तो भैया 9 का भी नहीं होगा। पर ठीक है, आपको लगता है भी ऐसा करने से आपको खुशी मिलती है तो वो अलग बात है, आप ऐसी खुशियां लेते रहें। क्योंकि अब अगर आप दुख पालोगे थोड़ा सा तो बाद में खुशियां मिलेगी, कभी खुशी कभी गम। जीवन अगर टोटल का आप कंपैरिजन करोगे कभी, तो सब कुछ 50-50 होता है। अब सुख की चाह रखोगे तो आगे दुख मिलेंगे। और अब अगर इन परेशानियों को, यानी जिसे आप दुख कह लें, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप दुख मानते हो, तो मानिएगा इन पलों को अगर आप अच्छे से जी गए और समझ गए इस चीज का मतलब, तो आगे खुशियां ही खुशियां हैं। निर्णय आपको करना है। और बाकी आप पर 11वां प्रश्न, क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की विवेचना कीजिए। याद है, ये एक प्रश्न आपको विश्व वाले अध्याय में भी आया था। जब हमने विश्व की पॉपुलेशन की बात की थी, वहां पर 2 प्रश्न थे कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और विश्व में जनसंख्या के घनत्व को, डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने डेंसिटी के बारे में विस्तृत बताया। जनसंख्या वितरण के लिए मैंने ये कहा भी आप इसी तरीके से उसका आंसर लिख दीजिए, उसमें सिर्फ आपको पॉइंट का ही ध्यान रखना है। लेकिन नहीं, ये प्रश्न किनके थे? जो विद्वान, करना कराना कुछ नहीं, उनका प्रश्न था। सर आपने वितरण तो करवाया नहीं, सर वितरण ने तो करवाया नहीं। सैकड़ों मैसेज पड़े होंगे चैनल के ऊपर, मैं बहुत सौ के जवाब देता रहा। फिर मैंने सोचा जवाब देने के बाद में भी उनका यही प्रश्न है तो कभी
जब मौका मिलेगा किसी वीडियो सेशन में और मेरे बात ये याद आ जाएगी तब मैं उनसे जरूर ये बात करूंगा। और तब मैं यही कहता था, रुकिएगा आगे भी है, ये फिल्म बाकी है दोस्तों अभी, और वो यही बाकी थी। अगर आपसे चाहे विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पूछ ले, चाहे भारत में जनसंख्या वितरण वाले कारक पूछ ले, देवताओं, भाइयों और मेरे विद्वानों, ये एक ही बात है। बस आपको एग्जाम्पल वहां विश्व के देने थे तो विश्व में भारत नहीं आता क्या, तो यहां भारत वाला आ गया। तब मैंने कहा था हम आगे जाके फिर पढ़ेंगे, तो ये रहा। और मैंने पढ़ाया भी है आपको वीडियो सेशन में, जिस बच्चे ने ढंग से अच्छे से इस चीज का फायदा उठाया होगा तो आप वहां पढ़ लें, वो पॉइंट याद रख लें, ये रख लें। वर्णन तो 5-7 के बारे में ही लिखना है, तो चाहिए घनत्व के आधार पर वितरण की बात समझ लो, या वहां नहीं समझ पाए तो यहां पे। फिर भी बहुत सौ कहेंगे सर आपने वहां नहीं पढ़ाया। चलो भाई, कभी तो समझोगे आप मेरी बात, और उम्मीद है। तो चाहे विश्व वाला आ जाए, ये आ जाए, ये प्रश्न आ चुका है, इसमें आपको कोई भी 4 कारक बताने हैं तो आपने देखा होगा वीडियो में भी और पाठ्य पुस्तक में भी 124-25 नंबर पेज पर आपको दे रखा है, जिसमें आपके टॉपिक है जलवायु है, धरातल है, जल प्राप्ति है, खनिज संसाधन है, परिवहन की सुविधा है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक है, राजनीतिक और आर्थिक कारक है। 7 पॉइंटों के माध्यम से इसका वर्णन किया हुआ है। इनमें से किसी 4 के बारे में आपको लिखना है, और प्रत्येक जो पॉइंट है कोई 4 का 1+1+1+1 के आधार पर ही आपको जांचना है और सही बात लिखी हो। जैसे जलवायु लगाओगे, जलवायु के आधार पर भी यहाँ मानव बसाव को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी है, वो क्रियाकलाप इनके लिए अनुपयुक्त नहीं होते। अच्छा जलवायु जहाँ होती है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कम होती है, मरुस्थल में कम होती है, मैदानी भागों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो ये इतनी बात लिख दी है, इस तरीके से बात लिखी है, एक में से एक अपने आप को दीजिए। यानी हर पॉइंट की आपको 2-2, 3-3 लाइनें जिनका मूल अर्थ निकल जाए। कोई बड़ा उत्तर लिखने से कभी नंबर नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। भूगोल एक विज्ञान का विषय भी है, ये आर्ट उर्ट के चक्कर में मत रहा करो, ऐसा ही कॉपी भर देते हैं नंबर मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे जाके फिर कहोगे सर नंबर मैंने तो पूरा पेज भर के आया था, पेज भरने से नंबर नहीं मिलते। आप भले 2 लाइन लिखो लेकिन उसका इतना शानदार अर्थ निकल जाए भी, सारी बात 2 लाइनों में ही सिमट गई। तो अगर वो 2 नंबर का है ना तो टीचर 2 देगा, और 3 है तो 3 देगा, न कि पेज भरने से। तो बकवास लिखने की बजाय हमें पूरा मेन बात उसमें, और अब आप समझें इस चीज को। आपको दिक्कत है तो एक बार फिर वीडियो सुने, एक बार फिर पाठ्य पुस्तक से उस चीज को आत्मसात करें, और फिर देखना दोबारा जांचें। गलती है तो मैंने कहा कोई भी उत्तर आपका गलत है तो टेस्ट के बाद आप उस प्रश्न को दोबारा लिखें और उसका सही आंसर लिखें, पहले वाले पर क्रॉस कर दें और लास्ट में टोटल नंबर लगा दें। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको नंबर डालने ही डालने हैं। मैं देखता हूं आपके कमेंट भी, हाँ किन बच्चों में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। बहुत से बच्चों के नाम भी याद हो गए, हाँ ये फलां बच्चा मेरे उस टेस्ट से जुड़ा हुआ है। और बहुत जल्द वापस रिजल्ट वाले वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा समय कम मिलता है। इन दिनों इलेक्शन में भी ड्यूटी थी, 2-2 चरणों में इलेक्शन की ड्यूटी थी, लेकिन आपके लिए मैं सकारात्मक ही हूँ, आपके साथ हूँ, फिक्र मत कीजिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में आपको हेडिंग बना के और कोई भी 4 पॉइंट इनमें से आपको उनके बारे में लिखना है। हर पॉइंट की 2-2, 3-3 मेन बात आपको उसमें आ जानी चाहिए भी क्या है, और कोई एग्जाम्पल है तो इंडिया का एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। और अंतिम प्रश्न है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा भूगोल के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही प्रश्न है इंडिया के संदर्भ में। हो सकता है इस साल फिर आ जाए, लगातार कई सालों से आता रहता है, बाई चांस ही कभी मिस होता है। कभी 3 उपाय पूछ लेता है, कभी 4 उपाय पूछ लेता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। 4 नंबर का पूछेगा तो 4 पूछ लेगा, 3 का पूछेगा तो यहाँ 3 उपाय पूछ लेंगे। और आपकी पाठ्य पुस्तक में और मैंने भी समझाया अच्छे से, 4 पॉइंटों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। उसके हिसाब से आपको वीडियो और किताब के हिसाब से कॉपी को जांचना है। 4 जिसमें से हमने विवाह की आयु में वृद्धि, सिर्फ पॉइंट लिख दिए तो 4 नंबर नहीं मिलेंगे, आधा ही नंबर मिलेगा, आधा या 1 नंबर ही देगा टीचर। सिर्फ आपने ये 4 पॉइंट लिख दिए तो 1 या आधा नंबर ही देगा, उसकी मर्जी आधा दे या 1 दे। आपको इनके बारे में आगे समझाना है, क्योंकि बड़ा प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न में आपकी लेखन शैली ही तो चेक होती है। आप ये मत मानो भी यार इतना तो दे ही देता, आप नहीं हो।
और हर टीचर का अपनी कॉपी जांचने का तरीका अलग अलग होता है। मेरे अलग तरीका है, आपका अलग होगा, किसी और टीचर का अलग होगा। ध्यान दीजिए, निबंधात्मक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे और उसका उद्देश्य ही आपके चिंतन को, आपकी लेखन शैली को समझना होता है। इसीलिए तो आपको पता है आरएस और आईएएस के अंदर जो दूसरा जो पेपर होता है उनका रिटर्न ही तो होता है। भी बच्चा कितना क्रिएटिव सोच सकता है उसकी परख ही तो वहां पर करनी होती है। तो इसलिए कोशिश पॉइंटों को समझे, आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हो, उत्तर का अर्थ है वो सही निकलना चाहिए। तो विवाह की आयु में वृद्धि, इसको समझाना है आपको। आर्थिक समृद्धि के आधार पर समझा सकते हो, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विस्तार को लेकर समझा सकते हो, एजुकेशन को लेकर समझा सकते हो। तो इस तरीके से पॉइंट बनाकर उनका आगे वर्णन करना है, तब आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। सिर्फ पॉइंट लिखा है तो आधा नंबर दे दीजिएगा, और थोड़ा किसी का किया है तो 1 नंबर, बस ज्यादा मत दे देना अपने आप को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से आज के स्माइल सेट 12 के जो 13वें चैप्टर का था उसकी कॉपी आपको जांचनी है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से जांच ली होगी, या अब आप जांच लीजिएगा। इसमें आप वीडियो या आप अपने जो पाठ्य पुस्तक और वीडियो की सहायता से जो नोट्स बनाए हैं उनकी हेल्प है वो आप ले सकते हो, और कम से कम एक बार सब प्रश्न आंसरों को आप अच्छे से पुनः भी समझना है। और इसके बाद अगर मैं कहूँ आपको, मैंने कह दिया कि अगला जो टेस्ट है वो हर संडे को सुबह 11 बजे पेपर होता है, और 14वें लेसन का होगा भारत जनसंख्या संरचना। उसमें से जो अंतिम टॉपिक आपका बोर्ड परीक्षा में इस साल नहीं आएगा, तो मैं भी वहां से प्रश्न है वो आपको नहीं दूंगा। एक बार यहाँ भी मैं बता देता हूँ, आपका जो है 139 नंबर पेज पर जो धार्मिक संरचना दी गई है, और 140 नंबर पेज पर जो प्रजातंत्रीय जो बातें कही गई है, और 139 पर ही भाषाई वर्ग है, ये पॉइंट आपके हटा दिया गया है। यानी 139 और 140 नंबर पेज पर प्रजातीय तत्व, भाषाई वर्ग, धार्मिक संरचना और वाला जो ये पॉइंट है ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आपको पढ़ना है इसके अंदर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात, आयु वर्ग और साक्षरता वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ना है। बाकी बोर्ड परीक्षा के लिए, बाकी आप अपने नॉलेज के लिए पढ़िएगा, भविष्य में काम आएंगे, वो एक अलग बात है। तो अगले संडे को 13 दिसंबर को 11 बजे फिर आपका स्माइल सेट का 13वां पेपर लेकर आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। उम्मीद करता हूं सब बच्चे पॉजिटिव थॉट रखते होंगे, सकारात्मक सोच रखते होंगे। नेगेटिविटी तो भरी रहती है। बात यह है भी हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, कब किसकी बात हमें अच्छी लग जाए, कब हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए। हो सकता है कभी किसी बच्चे को पॉजिटिव करने में मैं भी कामयाब हुआ तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात रहेगी। कहने का तरीका कई बार सकारात्मक तरीके से समझाया जाता है, कई बार उल्टा पुल्टा बोल के सामने वाले को समझाया जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंस के बच्चे हमसे जुड़े हुए होते हैं। किसी को कोई बात समझ में आती है, किसी को कोई बात समझ में आती है। टीचर कभी भी किसी भी बच्चे का अहित नहीं सोचता। इसलिए चैनल पर जो भी बात बताता हूँ, चाहे वो सिलेबस को लेकर है, परीक्षा को लेकर है, किसी भी तरीके से लेकर जो भी बात है वो जब पूर्ण सही होती है तभी आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि सर आप जो बताते हो वो सही है क्या। ऐसे आते हैं कई बार, सर ये लिखा है वहाँ, मेरे स्कूल वाले ये बताते हैं ऐसा। मैं कभी भी आपका अहित नहीं होने दूंगा, न पहले होने दिया न भविष्य में होने दूंगा। आप विश्वास कर सकते हैं मेरे पर इस चीज़ के लिए, मैं तो यही बात यहाँ पर कह सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे स्माइल सेट की इस सीरीज से बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे। और आपको मैं एक काम हमेशा कहता हूँ, और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस टेस्ट के लिए प्रेरित कीजिएगा। ग्रुप में मिलकर आप टेस्ट कर सकते हो अपने गांव में, आस पड़ोस माहौल में, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालना है वो आपको करनी है उसके तहत। और टेस्ट की कॉपी आप अपने टीचर से जांचवानी भी है, और वहाँ से भी कोई मार्गदर्शन मिले वो आप लीजिए। और कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और साथ में आप अपना वर्णन देते हुए अपने अंक शेयर करना मत भूलिएगा। और बहुत जल्द आपके बहुत से प्रश्नों का वीडियो लेकर, मुझे इस पिछले हफ्ते में आना था, नहीं आ पाया, लेकिन जल्द आपके उन सभी प्रश्नों के जवाब को लेकर हाजिर रहूंगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।